उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे हॉल में। राइजिंग उत्तराखंड को लेकर क्या सोच है, क्या कॉन्सेप्ट है उत्तराखंड की सरकार का, ये हम जानेंगे खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से थोड़ी ही पलों में। बिल्कुल, और इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी अमिश देवगन जी से, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर, आप कृपया मंच पर आएं। थैंक यू सो मच। धामी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप न्यूज 18 राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर आए और अपनी बात आप रखेंगे। लेकिन जब हम राइजिंग उत्तराखंड की बात करते हैं तो कई सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन कई सारे सार्थक प्रयास भी हैं। चाहे केदारनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे बद्रीनाथ का काम हो, बहुत तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन जोशीमठ जैसी चुनौती भी है। इसलिए प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री से, जो कि दूसरी बार चुन के आई है ये सरकार और रिवाज भी बदला है उत्तराखंड के अंदर, तो ये चुनाव होने के बाद ये पहला ऐसा किसी न्यूज चैनल का ऐसा कार्यक्रम है जिसके बीच में हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार से भी सवाल पूछते हैं जहां जरूरत होती है, लेकिन बिना एजेंडा के। और सरकार भी, मैं ये कह सकता हूं इस मंच से कि सरकार भी जो न्यूज 18 दिखाता है उस पर एक्ट करती है। इसीलिए शायद न्यूज 18 उत्तराखंड प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चैनल है, न्यूज 18 उत्तराखंड। और सिर्फ टीआरपी रेटिंग्स में नहीं, डिजिटल व्यूअरशिप भी हमारी बहुत बड़ी है। और हम कह सकते हैं कि आज के समय के अंदर डिजिटल व्यूअरशिप के अंदर भी हम सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल हैं। तो बहुत बहुत आभार, आप सब लोग आए और मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। आपने न्यूज 18 सियासत की भी होगी, जनता से जुड़े मुद्दों की भी होगी और उस रिवाज की भी होगी जिसके लिए कहा गया था कि हम रिवाज बदलने आए हैं। और वाकई इतिहास बन गया। एक बार फिर से जनता ने भरोसा जताया और एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चुने गए और बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद न्यूज 18 के इस मंच पर। जब एयरपोर्ट पे उतरा तो उसके आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि होर्डिंग लगा हुआ है कि शताब्दी का तीसरा दशक जो है, 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का है, नीचे प्रधानमंत्री। तो किस तरह से यह तीसरा दशक आपका है, उत्तराखंड का है? धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज पूरे दिन भर, मैं देख रहा हूं कि पूरी हलचल आपके कार्यक्रम की है। समय निकाल लिया था आपने? हाँ, बीच बीच में देखता रहा कि जी। और बड़ा एक उत्सव जैसा माहौल आप लोगों ने यहाँ बना दिया है। मैं पूरे सभी चैनल को, पूरे ग्रुप को, सबको बधाई देता हूँ और मुझे भी आप सब लोगों ने आमंत्रित किया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बाबा केदार के प्रांगण से, मुझे डेट भी ध्यान है, 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा जी। और उनके मुंह से वो शब्द निकले, मैं कहूंगा कि वो बाबा केदार का प्रांगण, शिव का प्रांगण, बाबा भोलेनाथ का प्रांगण, तो शिव रूपी शब्द थे उनके। और वो कैसे शिव रूपी शब्द थे कि उनके मुंह से निकले। और जो इस बार की जो हमारी 2022 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई, उस चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख का आंकड़ा हमारा पार हो गया, उसके आसपास पहुंच गया, जो अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। कांवड़ यात्रा भी हमारी बहुत बड़ी हुई और ये यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी जी, क्योंकि इस बार यात्रा 2 सालों के बाद हो रही थी और सभी लोग, पूरे देश भर के लोग यहाँ आना चाहते थे। और शुरुआती दिनों में तो हमारे लिए काफी परेशानी थी कि हम लोगों को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे लोगों को ठीक प्रकार से यात्रा करवा पाएं जी। लेकिन भगवान की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, बाबा बद्री विशाल की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से यात्रा संपन्न हुई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारी 2023 की
यात्रा है, जी। वो यात्रा निश्चित ही इस बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार कि जो उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो आज कृषि का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र इसी को हो। रख के ध्यान में रख के आस्था ने कुछ ऑडियो विजुअल तैयार हाँ, किया। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के कामकाज पर। जी। पुष्कर धामी, जिनके लिए उत्तराखंड के लोगों ने सरकार बदलने का इतिहास ही बदल दिया। उत्तराखंड के जन्म के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश की जनता ने किसी मुख्यमंत्री को लगातार दूसरा कार्यकाल दिया। जनता ने पुष्कर धामी के लिए रिवाज बदला तो धामी ने प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए सख्त अंदाज अपना लिया। मुख्यमंत्री तूफानी अंदाज में फैसले ले रहे हैं। सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आयोग बना, और तो और युवाओं के करियर से खिलवाड़ कर पेपर लीक करने वालों को जीवन भर जेल के अंदर रखने के लिए धामी जल्द ही कड़ा कानून लाने वाले हैं। जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं, उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है और पीएम खुद कह चुके हैं कि धामी अगले दशक का सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाएंगे। सीएम धामी पार्टी और शीर्ष लीडरशिप की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, इसलिए तो प्रधानमंत्री मोदी भी हर मंच पर पीठ थपथपाना नहीं भूलते। हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं। खुद को पहाड़ का मुख्य सेवक कहने वाले पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियां हजार आईं, चाहे वो नैनीताल की आपदा हो, धारचूला का विस्थापन या फिर जोशीमठ का संकट। हर बार अपने लोगों के लिए मदद का पहला हाथ बनकर खुद मुख्यमंत्री धामी खड़े नजर आए। जोशीमठ हमारा जो है बहुत पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से, हमारे राज्य की सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, इसलिए उसको बचाना भी है और फिलहाल लोगों को जो है उससे उबारना भी है। धामी स्वभाव के सौम्य है, लेकिन इरादों के पक्के हैं और एक के बाद एक फैसले इसके गवाह हैं। हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर, मगर यह पुष्कर सुनकर समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। धामी की अगुवाई में ही उत्तराखंड देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आयोग बनाने वाला पहला राज्य बना। महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण फैसला भी बहुत साहसिक है। यही नहीं, राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दिलाने के लिए नया कानून पास करा दिया। धामी के आगे क्या इरादे हैं और विकास का उनका विजन क्या है, इस पर राइजिंग उत्तराखंड के सबसे बड़े इंटरव्यू में हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो धामी जी, 2025 तक उत्तराखंड को देश का टॉप राज्य बनाना है, ये आपका विजन है। तो एक युवा राज्य के युवा मुख्यमंत्री कैसे राइज कर रहे हैं उत्तराखंड को? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न स्तरों पर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और सभी विभाग अपना एक रोड मैप बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने मसूरी में राज्य के सभी लोगों के साथ, हमारी पूरी मंत्रिमंडल था, सारे हमारे अधिकारीगण थे, सबके साथ 3 दिन का हम लोगों ने चिंतन शिविर किया था। और इस चिंतन शिविर में सभी मुद्दों पर, सभी विभागों में हम किस प्रकार से कामों को सरल करके काम तेजी से हों, जो रुके हुए काम हैं वो आगे बढ़ें, और कौन कौन सी योजनाओं को हम यहाँ पर क्रियान्वित कर सकते हैं, ऊर्जा विभाग में किस प्रकार से कर सकते हैं, पर्यटन में हम नई पॉलिसी जो हम ला रहे हैं उसके आधार पर नए डेस्टिनेशन खोज रहे हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्री में एक बड़ा लैंड बैंक हम बना रहे हैं। लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए हमारे जो पलायन जैसे मुद्दे हैं
उनको रोककर और लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर एक दीर्घकालिक योजना हमने बनाई है। और एक दीर्घकालिक योजना है, और दीर्घकालिक योजना के साथ साथ शॉर्ट टर्म जो 3 साल का जो हम लोगों ने विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर उत्तराखंड एंड 25, उसके आधार पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। विचारों की श्रृंखलाएं, बोधिसत्व जैसे कार्यक्रम, हमने 11 श्रृंखलाएं, 11 बार विचार गोष्ठियां, चिंतन शिविर, ये हम सब आयोजित कर चुके हैं। इसमें चिंतन में से सभी जो विशेषज्ञ हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, जिन्होंने अपने विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सब के अनुभव लेकर, उन सब के किए हुए कामों को अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करके योजनाएं बनाकर उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। और चुनाव के समय में घूम रहा था और प्रदेश में, और कई लोग कह रहे थे पर्चा लीक को लेके, कुछ प्रदेश सोचते रहे, कई प्रदेश हैं उसमें जो मैं कई नाम भी ले सकता हूं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपने बाजी मार ली और आपने कहा कि नहीं मैं बड़ा सख्त कानून लाया, और उसमें आपने चिन्हित किया कि मैं ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं, एक सैनिक का बेटा हूं, और मैंने नजदीक से उन गरीब माता पिता को भी देखा है जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बेटे को बेटी को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं, अपना घर द्वार बेच देते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो एक गरीब माता पिता के बेटे के पास, बेटी के पास अगर कोई पूंजी होती है, कोई धन होता है सबसे बड़ा, तो उस बेटे और बेटी की शिक्षा होती है। और उस पर ही अगर नकल माफिया हावी हो जाए, डाका पड़ जाए, उस पर लूट हो जाए, पेपर लीक हो जाए, पेन ड्राइव पर पेपर आ जाए, सेटिंग हो जाए, या जो मशीन जो छापने वाली है वह भी बिक जाए, या उस पर काम करने वाले बिक जाएं, तो हमने तय किया पहले भी, चूंकि उत्तराखंड के अंदर ये काम जब से ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होना 2014, 15, 16 से शुरू हो गई और चल रही थी लगातार। हर बार बात उठती थी, दब जाती थी, बात उठती थी, दब जाती थी। इस बार भी बात उठी 2022 में। हमने तय किया कि इसकी प्रारंभिक जांच करवाते हैं। प्रारंभिक जांच करवाई, और प्रारंभिक जांच में ये आने लगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। तो मैंने तय किया चाहे कोई भी परिणाम होगा, मैं कम से कम यह तो नहीं होने दूंगा कि हमारे बेटे बेटियों के भविष्य पर, उनकी शिक्षा पर इस प्रकार की लूटपाट हो, इस प्रकार का डाका पड़े, इस प्रकार का अपराध हो। हमने जो है कहा कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करी, और उस कार्रवाई में 55 लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। और दामी जी मैं रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। इस चेहरे को आपकी तारीफ करते हैं आपके विपक्ष वाले लोग, एंड दे आर प्रेजिंग यू, और उसके लिए आपको प्रेज कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब उत्तराखंड में यूसीसी के बारे में जरूरत क्या है बात करने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या बात, जब यहां पे कोई है ही नहीं मसला। एक वो मसला बहुत अच्छा है, उसके लिए तारीफ करके इसी मंच से बोल के चले गए वो, लेकिन लगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए धामी जी को इतनी चिंता की क्या जरूरत है? देखिए, मैं एक बात आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं कि एक तो यूसीसी ये हमारा कोई तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। हम तो उस पर काम करने वाले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जो यूसीसी है, ये हमने ये चुनाव में केवल वोटों की राजनीति के लिए ये सब नहीं किया है। हमने जब ये यूसीसी का मैं प्रस्ताव लेकर आया था, मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जब ये प्रस्ताव रखा था, तो उस समय, उस दिन की भी मुझे डेट याद है, 12 फरवरी 2022 को, और मैंने कहा कि ये हमारा प्रदेश गंगा का प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा यमुना जी का प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा देवभूमि है, ये प्रदेश हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और योग और शान,
शांत और प्रदेश है। यहाँ की एक अपनी मैं कहूं कि संस्कृति है, यहाँ की अपनी एक शांत कानून व्यवस्था है। तो यहाँ रहने वाले, और सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। ये भी सही है। तो हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये हम किसी के अहित के लिए नहीं लाए हैं, हम तो सबके हित में ये कानून लेकर आए हैं। और यह इस आम चुनाव से पहले, जो 2022 का आम चुनाव हुआ, इस चुनाव से पहले हमने इस बात को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है, हमको बहुमत दिया है कि नहीं आप इस काम को करिए। और हमने सबसे पहला काम सरकार बनने के बाद कोई किया है तो यूसीसी कमेटी गठित करने का काम किया है। तो सेंटर भी बना सकता था, आप भी बना सकते थे। लोगों ने कहा कि आप कुछ ज्यादा जल्दी में थे। नहीं, देखिए, विभिन्न समयों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्यों को इस बात के लिए कहा है कि भारत की संविधान की धारा 44 के अंतर्गत, और अभी पिछले दिनों भी कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से कहा है कि सभी को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और हम बढ़ गए। और हमारे साथ साथ मुझे खुशी है कि हमने काम शुरू किया, हमारी कमेटी गठित हो गई और कमेटी ने काफी काम कर भी दिया है। जल्दी ही हम इसको लाने वाले हैं और अन्य राज्य भी जो है इस दिशा में आगे बढ़ गए। जी जी, धामी जी, बहुत से मुद्दे हैं जो जरूरी हैं, लेकिन फिलहाल एक मुद्दा मैं खास तौर पर लेकर आना चाह रही हूं, जिस पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं देश के बाहरी राज्यों में भी चर्चा हो रही है। वो है जोशीमठ। और इसको लेकर बहुत तरह की बातें भी फैल रही हैं। लोग दहशत में हैं, पर्यावरणविद कुछ कह रहे हैं, किसी ने कहा पूरा जोशीमठ धंस जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें घर नहीं मिलेगा। इस पर सरकार क्या बताना चाहती है? देखिए, जोशीमठ हमारा एक ऐसा स्थान है जहां पर शंकराचार्य जी के द्वारा सबसे पहला मठ स्थापित किया गया है। पौराणिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी भी है। औली भी बगल में है, भगवान बद्री विशाल का जाने वाला मार्ग भी वही है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की सामरिक दृष्टि से भी वो हमारा बहुत प्रमुख एक स्थान है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि किसी तरीके से वहां पर जो लोग प्रभावित हुए थे उन सब प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। और ऐसे लगभग 270 के लगभग ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक अपने स्थानों से दूसरे स्थानों पर, गेस्ट हाउसों में, होटलों में, सरकारी कार्यालयों में, जहां जहां भी हम रख सकते थे, हमने उनको रखने का काम किया। और यह संख्या लगभग 900 से ज्यादा है। वो सभी अपने अपने घरों से बाहर हैं। ये चर्चा भी रही उसमें कि क्योंकि आपने कहा भाई आपकी सीमा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, ये भी एक बात कहीं आई कि कुछ और ऐसा तो नहीं कोई चाइना का और किसी और का कि दखल और आपका सेंसिटिव जोन, इस पर भी तो लोगों ने कहा कि खबर इस तरह की पढ़ाई गई कि पूरा का पूरा जोशीमठ जा रहा है, दब रहा है। देखिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये बात किन लोगों के द्वारा फैलाई गई। ऐसे लोग भी थे जो पिछले दिनों विकास के विरोधी रहे हैं। दूसरे हमारे जो पड़ोस के देश भी हैं जो हमारे देश के इन सीमांत क्षेत्रों का विकास नहीं चाहते हैं। अक्सर विकास होने पर अक्सर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तमाम प्रकार से कुछ न कुछ अड़चनें पैदा करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति वहां पर थी नहीं। और मैं स्वयं जाकर वहां 3 दिन में रहा हूं, और 1 दिन पहले रहा, 2 दिन बाद में रहा, और मैंने रात्रि विश्राम भी वहां पर किया। और 70% से भी ज्यादा वहां की जो दुकानें खुल रही हैं, वहां का जनजीवन सामान्य है। सारी दुकानों पर जो जो हो सकता है सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये जरूर है, कष्ट का विषय तो है ही है। आप समझिए कि जिन लोगों की पूरे जिंदगी भर के घर बनाया, द्वार बनाया, सालों साल से रहा, एक कई पीढ़ी से वहां पर लोग रह रहे हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो कष्टकारी है। लेकिन उसके साथ एक पक्ष ये है, एक बात लोग जानना चाहते हैं कि जब आप कंपनसेशन देंगे तो उसमें फेयर होगा, और वो लिस्ट बिल्कुल फेयर होगी। लोग जानना चाहते हैं कि इस पे मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि कहीं कंपनसेशन में किसी प्रकार का वो होने वाला है। और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पूरा हमको हर तरह से उनका समर्थन है, आश्वासन है, और लगातार वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। इसलिए कहीं ऐसा नहीं है केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जो सबसे अच्छा पुनर्वास हो सकता है, जो सबसे अच्छा मुआवजा हो सकता है, जो सबसे अच्छी सहायता हो सकती है, हम करेंगे। और हमने पहले अंतरिम रूप से ये तय किया था कि
1.5 लाख रुपए तत्काल जो है सभी के बैंक खातों में दे दिए जाएं। 48 घंटों में हमने वो काम पूरा कर दिया। सभी के खातों में 200 के से भी ज्यादा जो परिवार हैं सभी के खातों में पैसा आ गया है। आगे हम वहां पर लॉन्ग टर्म भी और अभी तात्कालिक रूप से भी दोनों पर ध्यान दे रहे हैं और 8 एजेंसियां काम कर रही हैं। 8 एजेंसियों की रिपोर्ट आ जाएगी। एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए जो भारत सरकार का संस्थान है वो उसको कंपाइल करेगा। उसके आधार पर हम आगे का पुनर्वास का जो भी काम होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। बद्रीनाथ की यात्रा होगी? हाँ, उसमें कहीं कोई शंका नहीं भाई, सब अच्छा है, सब चल रहा है वहां पर। और आपके माध्यम से यह भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जगह पर इस प्रकार की बात भी चल रही है कि उत्तराखंड के सारे शहरों में ऐसा हो रहा है। कोई कह रहा है मसूरी भी गया, मसूरी भी चला गया, नैनीताल भी चला गया, औली में अभी 12 तारीख को भी 2-3 हजार लोग वहां पर थे। 3,000 के लगभग लोग वहां पर आए हुए थे, पूरे देश से, विदेशों से, जगह जगह से, और सामान्य जनजीवन चल रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नैनीताल भी सुरक्षित है और मसूरी भी सुरक्षित है, उत्तराखंड के हमारे औली भी सुरक्षित है, अन्य शहर भी सुरक्षित हैं। चारधाम यात्रा बहुत अच्छी होगी आने वाले समय में। सभी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने तमाम जो यात्रा करी है, हम कोशिश करेंगे कि उससे और अच्छी यात्रा हो इस साल। सर, एक चर्चा ये भी है और पर्यावरणविद भी इस बात को कह रहे हैं कि क्या अंधाधुंध विकास की भेंट तो नहीं चढ़ गया जोशीमठ? क्या पहाड़ और विकास का मॉडल, जो मैदान का विकास मॉडल है, क्या वो एक जैसा हो सकता है? क्या ये समय है सोचने का कि अब पहाड़ का विकास मॉडल कैसा हो? देखिए, निश्चित रूप से जब इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं या जो परिस्थिति अभी निर्मित हो गई है आपदा के समय में, तमाम प्रकार के जो सब लोगों के अपने अपने व्यूज आ रहे हैं, पर्यावरणविदों के भी आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमको ये जरूर सोचना है, और ये मैंने पहले भी कहा है कि अब सभी शहर जो हमारे पहाड़ों पर बसे हुए हैं, उन सभी शहरों की धारण क्षमता कि कितना वे वेट सहन कर सकते हैं, कितना वेट वहां पर रखा जा सकता है, उसका हम आकलन करेंगे। और उसके आकलन के आधार पर जो विकास की तेज गति है, निर्माण की तेज गति है, उस पर कैसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से रोका जा सकता है। अगर कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है तो उसको रोकना होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। सभी पर्यावरणविदों का, वैज्ञानिकों का, सबका सहयोग लेके, जो अनुसंधान करने वाले हमारे संस्थान जो अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोबारा सरकार बनाने के बाद कई सख्त फैसले आपने लिए। यूसीसी का जिक्र हुआ, अवैध अतिक्रमण, मजार, उन पर बुलडोजर चला, हल्द्वानी का मुद्दा रहा। हालांकि वहां पर कहा जा रहा था कि आजादी से पहले से ये बसावट हो रही है। इस बीच बहुत सारी सरकारें बदली, लेकिन तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। देखिए, तुष्टीकरण का आरोप वो लोग लगाते हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद से लेकर देश के लिए कभी काम नहीं किया, सबको न्याय मिले इसके लिए काम नहीं किया, केवल और केवल वोटों के लिए काम किया। हम वोटों के लिए काम करने वाले नहीं है। हम तो, मैंने पहले ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि सबको न्याय मिले, तुष्टीकरण किसी का ना हो, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं है जो हमने तुष्टीकरण के आधार पर कोई फैसला लिया हो। जैसे मजार का था, मजार आपने कहा हटाई जाएगी, क्योंकि हल्द्वानी में जो इलाका था उसमें माइनॉरिटी, अकलियत के लोग ज्यादा थे, तो इस लोगों ने कहा कि इस वजह से ये नहीं। देखिए, मैं एक तो आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हल्द्वानी वाला जो मामला था, हल्द्वानी का जो प्रकरण है, वो प्रकरण, उसमें राज्य सरकार हाई कोर्ट में कहीं भी पार्टी नहीं थी। वो रेलवे की जमीन थी, रेलवे विभाग ही कोर्ट में गया हुआ था, रेलवे विभाग ही उस पर आगे का जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी वो भाग ले रहे थे। हम उसमें कहीं पार्टी नहीं थे। और हमने तब भी कहा था कि ये मामला चूंकि ऐसा है कि दोनों चीजें हैं। आपने कहा कि आजादी से पहले के बसे हुए थे, अब यह है कि हमको सतर्कता और संवेदनशीलता दोनों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि संवेदनशील होकर भी और राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को देखकर भी, दोनों को देखकर हम इस पर काम करते ही। और हमने कहा कि जो माननीय न्यायालय जो करेगा, जो भी फैसला लेगा, हम विधि सम्मत न्यायालय के फैसले के साथ रहेंगे। हरीश रावत जी भी इस मंच पर आए थे और उन्होंने कहा कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो पहाड़ी राज्य है, बहुत शांत है, उस तरह का क्राइम भी नहीं होता। तो अचानक यहाँ पर यूसीसी लाना, धर्मांतरण का जिक्र करना, ये सब कुछ वोटों के लिए कर रही है सरकार, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। अभी तो कोई चुनाव नहीं होने वाला है, अभी तो कोई चुनाव नहीं है।
और मैंने यूसीसी के बारे में आपको बता दिया और धर्मांतरण के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं आपसे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के लोग इसको देख रहे होंगे, करोड़ों लोगों तक बात जा रही होगी। उत्तराखंड शांत प्रदेश है, लेकिन ये धर्मांतरण यहां भी घुन की तरह लग गया और मैंने स्वयं बहुत नजदीक से देखा कि बैठे बैठे ऐसे ऐसे कि लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कुछ लालच देकर, कहीं पर डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातें करके धर्मांतरण बड़े पैमाने पर ऊधम सिंह नगर के खटीमा के आसपास, बाजपुर के आसपास, हमारे कोटद्वार के आसपास, धारचूला के आसपास, हरिद्वार में अनेकों स्थानों पर धर्मांतरण हो रहा था और पता भी नहीं लग रहा था। इसलिए हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से जबरन रूप से ये काम बिल्कुल नहीं होगा और हमने ये तय कर लिया, मंत्रिमंडल में पहले फैसला कर लिया, उसके बाद हम विधानसभा में ले आए कि हम धर्मांतरण के लिए हिंदुस्तान का जो सबसे कड़ा कानून होगा वो कानून बनाएंगे। ये सारे फैसले जो आप बहुसंख्यक समाज के लिहाज से ले रहे हैं, लेकिन एक वर्ग को ऐसा लग रहा है कि ये उनके धर्म में दखल अंदाजी होगी। नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं लाए हैं, हम तो सबके लिए लाए हैं। क्या आप कोई भी ये कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि जबरदस्ती धर्मांतरण होना चाहिए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना चाहिए? ये तो विधि सम्मत भी नहीं है, न्याय सम्मत भी नहीं है और धर्म सम्मत भी नहीं है। तो क्या एक धर्म रक्षक धामी की छवि लेकर के आप चलना चाहते हैं? नहीं, कभी भी हमने इस प्रकार की चीजों को कि हमको कोई इसके लिए कोई उपाधि मिले, मैं कभी भी किसी काम को कुछ बनने के लिए मैंने कभी नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि बचपन से मैं हमेशा से कभी भी यही नहीं सोचता था कि मैं कुछ बनूंगा, मैं हमेशा से ये सोचता था कि कुछ करूंगा। आप बहुत सारे सवाल एक साथ दाग दिए जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि किधर से जवाब आए। बहरहाल आप जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछा, बहुत देर से हम लोग ये सवाल वो सवाल ये सवाल, और दो लोग पूछ रहे हैं, एक जवाब दे रहा है। कोई बात नहीं, ये अब आदत हो गई है, कुछ 2-4 लोग वहां से भी पूछ लेंगे तो उसका भी जवाब दे देंगे। तो मैं थोड़ा सा मोड़ता हूं कि पहले वाला जो कार्यकाल था, जब दूसरा कार्यकाल ये आया, उसमें धामी जी कुछ फर्क लोगों को कह रहे हैं, इसमें धामी जी थोड़ा फर्क नजर आ रहे हैं। कैसा फर्क आ रहा है? अब बुलडोजर, पहाड़ पर बुलडोजर चल गया। ये तो लोग बताएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहाड़ पर बुलडोजर चल गया। देखिए, पहला जब विपक्ष बोलने लगे आपके बारे में, तारीफ करने लगे, पहले वाला जो मेरा कार्यकाल था, वो कार्यकाल मेरा मात्र 6 महीने का कार्यकाल था जी। और 6 महीने के कार्यकाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, गृह मंत्री जी ने, सब लोगों ने हमको एक काम दिया था कि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था और सामान्य कार्यकर्ता को उत्तराखंड के मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दे दी। मेरा काम था कि जो पार्टी की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किया है, उन सभी कामों को जो हमारी राज्य की सरकार ने काम किया है, देश की सरकार ने काम किया है, उसको जनता तक ले जाऊं। और बहुत कम टाइम था, उसमें जो मेरी समझ थी, जितना मैं कर सकता था मैंने वो कोशिश करी। लेकिन ये दूसरा कार्यकाल उत्तराखंड की जनता ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए तमाम कार्यक्रम शुरू किए थे। मेरा सवाल दरअसल ये था कि जो पहला कार्यकाल है और दूसरे में उस सबक पहले वाले से क्या लिया, ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं, पहले वाला जो कार्यकाल था बहुत शॉर्ट टर्म का कार्यकाल था, जो गलती ना हो अब। हाँ, माने इसमें जो है, चूंकि हमको जो भी काम करने हैं उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। सदे हुए कदमों से पूरे राज्य को हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित करें, उस दिशा में ले जाने का काम है। जी, आस्था जी। आज उत्तराखंड के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं तो अपने बीच से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में भी वो सुनना चाह रहे हैं। दोबारा सरकार बनाने के बाद एक ऐसा क्राइम हुआ जो देश भर में चर्चा का विषय रहा, अंकिता हत्याकांड। बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था, बहुत से नाम सामने आए, तो लोग अब जानना चाह रहे हैं कि उसकी जांच में अब क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं एक वक्त में बहुत चर्चा होती है और उसके बाद फिर लंबी चुप्पी। वो बहुत ही अंकिता हत्याकांड बहुत ही दुखद हत्याकांड था और मैं कहूं कि हमारे पूरे राज्य के लिए, पूरे राज्यवासियों के लिए और पूरे सभी के लिए एक बेटी जैसा
सब लोगों ने महसूस किया कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ। सबका दुखी होना भी स्वाभाविक था, पीड़ा होना भी स्वाभाविक था। लेकिन जैसे ही ये घटना सामने आई, हमने तत्काल उस पर कार्रवाई की। जो भी उस पर जिन्होंने भी अपराध किया था उन सभी को पकड़ा, सभी को जेल में डाला। गैंगस्टर जैसी कार्रवाई, उनकी संपत्ति जो थी उस पर जो है कार्रवाई, और जो भी धाराएं हम लगा सकते थे उन सभी पर हमने कार्रवाई की है। वो जेल के अंदर हैं। उस पर एसआईटी का गठन किया है और चार्जशीट अभी दाखिल हो चुकी है। और हमारा पूरा यह है कि किसी भी कीमत पर उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और जो इस प्रकार का कृत्य है देवभूमि में कोई आगे करने की हिम्मत न करे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का कांड हुआ, जिस प्रकार का हुआ, उससे पूरे देवभूमि के कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपने सर को झुकाना पड़ा है। आपके विकास के जो मॉडल है, मैं उसी तरफ अब लौटता हूं। मैं आ रहा था तो मैंने एक और होर्डिंग लगा देखा, उसमें था कि छोटे हवाई अड्डे बनाए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इनको जोड़ने का, सर्किट खोलने का। ये कब तक ऑपरेशनल होंगे फुल फ्लैश? जैसे पिथौरागढ़ तो चल रहा था, लेकिन फिर पता चला बीच में कुछ दिक्कतें आई, और जब मैं वहां था बात करी लोगों से, लोगों ने कहा कि भाई पता नहीं होता कि कब आएगी। तो रेगुलर जो ट्रिप है और रेगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं। अभी देखिए 2 हवाई अड्डे हमारे इस समय संचालित हैं जी। एक हवाई अड्डा हमारा देहरादून का जी, जिसकी पहले कैपेसिटी मात्र 250 की थी जी, आज 1600 की कैपेसिटी का हवाई अड्डा चल रहा है। आगे उसके विस्तार की भी बात चल रही है जी। इसके साथ साथ पंतनगर का हवाई अड्डा, पंतनगर के हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाने की हमारी कार्रवाई गतिमान है। उसका जो ट्रैक है वो अभी छोटा है, उसको बढ़ाने के लिए जो पीछे जमीन लेनी थी वो जमीन ले ली गई है, उसका सर्वे भी हो गया है। तीसरा है पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ के हवाई अड्डे की हमारी लगातार बात चल रही है, और एयरफोर्स के साथ भी अभी हम बात कर रहे हैं, डिफेंस के साथ भी, कि डिफेंस भी जो है उसके संचालन की जिम्मेदारी ले ले। और मैं पिछले दिनों भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैंने भेंट करी थी, उनसे मैंने अनुरोध किया और उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़कर हमको आश्वासन दिया कि जल्दी ही वहां पर फिक्स विंग चलाई जाएगी। चूंकि 31 जनवरी से ही उसको चलना था, थोड़ा सा कुछ विलंब हुआ है 2-3 हफ्ते का, चूंकि फिक्स विंग कहीं बाहर से आना है, उसके आने में विलंब हो रहा है। तो वो अड्डा भी हमारा चलना शुरू हो जाएगा, डिफेंस ले लेगा तो और ज्यादा अच्छा संचालन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा चिन्याली सौड़ का, धरासू का और गोचर का, ये 2 हवाई पट्टियां हैं। इन 2 हवाई पट्टियों का भी मैंने उनसे अनुरोध किया है कि ये दोनों हवाई पट्टियां भी चलाए जाएं। इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि पिथौरागढ़ वाले लोग कह रहे थे, तो उड़ान योजना में हमने इस काम को दिया हुआ है, गौचर का और अभी पिथौरागढ़ का 2 जगह की फ्लाइट चल रही हैं। पिथौरागढ़ वाली में जरूर कुछ बीच बीच में उसमें अड़चनें आ रही हैं। इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से भी और उस संबंधित जो कंपनी जो उसका संचालन करने वाली है उन दोनों से ही कहा है कि इसको नियमित रूप से रखा जाए। मैं समझता हूं कि जल्दी वो भी नियमित हो जाएगी। और है जो बड़ा चर्चा है इस समय, और जब मैं आ रहा था तो मैंने सुना भू कानून को लेकर, और पहाड़ और मैदान, इसको बड़ा सेंसिटिव इशू है ये, तो उसको किस तरह से आप समाधान दे रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ मामला है वो, और पूरा विकास क्रम उससे से जुड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि उत्तराखंड हमारा अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां यहां पर हैं जी, जहां हमारे 9 जिले पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, वहीं 4 जिले हमारे आधे पर्वतीय क्षेत्र में, आधे मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, कुछ पूरे मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो जो हमारी यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ है और आगे जो औद्योगिकरण होना है, जो इंडस्ट्री के लिए हमने एक लैंड बैंक निकाला हुआ है, उन सबको ध्यान में रखते हुए, यहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर इंडस्ट्री भी आती रहे, रोजगार भी हमारा होता रहे, रेवेन्यू भी हमको मिलता रहे, राज्य को, राज्य का विकास भी आगे बढ़ता रहे, दोनों पर सामंजस्य करते हुए हम उसका रास्ता निकाल रहे हैं। उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसका एक बार हम लोग डेमो कर चुके हैं, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है, आगे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और सबकी सहमति से, जो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हमें निर्णय लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय हम तब लेते हैं जब पहले सारी चीजों को ठीक प्रकार से उसका आकलन कर ले जाते हैं, उसका अच्छा बुरा दोनों पक्षों को जानकर
निर्णय लेते हैं और इस पर भी हम निर्णय लेंगे। जो उत्तराखंड राज्य के हित में जो सबसे अच्छा निर्णय होगा वो इसमें भी लेंगे। ऐसा एक सवाल और है जो कि डेस्क से आया है आपके पास और जो मुझे कन्वे किया गया है नमामि गंगे को लेकर, कि उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है और उसको लेकर कितना प्रदेश और सरकार जो है वो सेंसिटिव है और उसको कर रही है। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो नमामि गंगे जो है अपने बनने के बाद नमामि गंगे को लेकर आए कि निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा और अर्थ गंगा, गंगा जो है स्वच्छ और निर्मल आगे जाए, क्योंकि मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी जो है इसको जो 10 इनिशिएटिव, जो 10 दुनिया के सबसे अच्छे 10 इनिशिएटिव थे उसमें से एक नमामि गंगे अभियान को लिया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और पिछले दिनों हमने कलकत्ता में इसकी बैठक हुई थी हमारी गंगा काउंसिल की। तो उत्तराखंड राज्य से चूंकि गंगा का उद्गम स्थल है और 300 किलोमीटर गंगा जी हमारे यहाँ यात्रा करती हैं, गौमुख से लेकर हरिद्वार के अंतिम बॉर्डर तक। तो हमने यहाँ पर लगभग 132 जो हमारे गंदे नाले जो गंगा जी में सीधे जाते थे उनको टेप करके एसटीपी के माध्यम से उनको स्वच्छ करने का काम किया है। ऋषिकेश तक गंगा जी का जो जल है वो 1 ग्लास का हो गया है, यानी कि उसको पी सकते हैं, हर प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। और गंगा जी से जो ऋषिकेश से जो आगे का है उस पर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसमें गंगा जी उत्तराखंड राज्य के बॉर्डर तक पूरी तरह से स्वच्छ जाएं, निर्मल जाएं। उसके लिए जो हमारे अभी 11 एसटीपी और बनाने का काम हो रहा है, उस पर से 2 पर अभी हमारा काम चालू हो गया है, 9 पर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही ये 11 जब बन जाएंगे तो पूरी गंगा जी यहां से स्वच्छ और निर्मल जाएंगी। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का गंगा के क्षेत्र में गंगा को निर्मल और स्वच्छ रखने में पूरे भारत के लिए एक मॉडल होगा। तो आचमन कर सकेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। कहीं भी अभी ऋषिकेश तक, किलोमीटर में अभी हरिद्वार तक तो आप कर ही सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल आगे तक जहां तक हमारा बॉर्डर है वहां तक। जी एक और महत्वपूर्ण सवाल, G20 के कुछ आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, किस तरह के आयोजन हैं और उससे राज्य को क्या फायदा होगा, और ये कितने बड़े गौरव और अपॉर्चुनिटी की बात उत्तराखंड के लिए? देखिए, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर आज बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में। और इसके एक नहीं कई सारे हैं, जैसे कि हमको G20 की अध्यक्षता भारतवर्ष को मिली है जी। मिलेट वर्ष 2023 को भारत सरकार के अनुरोध पर जो है घोषित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में बच्चों को लाने का काम हुआ है, जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ है। और भारत के बच्चे ही नहीं बल्कि हमारे जो पड़ोसी देश जो हमको रात दिन जो है कोसते रहते हैं, हमारे खिलाफ अनेकों प्रकार के ऐसे कारनामे करते हैं, हमारे अंदर यहाँ उथल पुथल मचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उस देश के बच्चों को भी वहां से बाहर निकलने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। ये नया भारत है। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते क्या आप? अब आप खुद ही समझ लीजिए, सभी समझ रहे हैं तो कुछ नाम नहीं लिए जाए तो अच्छा रहता है जी। तो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है। भारत की जो बात पहले गंभीरता से वैश्विक मंचों पर सुनी नहीं जाती थी, वैश्विक मंचों पर भारत को अब गंभीरता से लिया जाने लगा है। भारत के पक्ष का इंतजार किया जाता है कि भारत क्या कहने वाला है। और पहले का एक समय का भारत था, वह भी हम सब लोगों को याद करना चाहिए कि जब भारत अपने हितों की बात भी उन मंचों पर नहीं कर पाता था, जो दुनिया के सामने जो मुद्दे रखे जाने चाहिए थे वो मुद्दे नहीं रखे जाते थे, भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये वैश्विक जो हमारा G20 की समिट होने वाली है, उस G20 की जो बैठक है उसके 2 कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य को भी मिले हैं। यह हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड जाएगा और उत्तराखंड की जो प्रमुख चीजें हैं हम कोशिश करेंगे। पहले का भारत और अब का भारत में इस पे भी 1-2 सवाल। एक भारत जोड़ो यात्रा हो रही, आपने पहले के भारत का जिक्र किया, आप मालूम है आपको ऐसा, और एक ये 2014 का, वो कह रहे भारत जोड़ो इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में जो वैमनस्यता है, देश में जो
एक उनका तो सीधे कहते हैं बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है, जो तोड़ने का है, वो तोड़ने का एजेंडा है, इसलिए हम उसको जोड़ने का एजेंडा रख रहे हैं और इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हालांकि वो उत्तराखंड में नहीं आए। देखिए, एक तो क्या था कि इनके, मैं कहूंगा, पूर्वजों ने लगातार देश के साथ समझौतों पर समझौते किए, लगातार देश को देश के लिए, अपने निजी हितों के लिए या अपने पार्टी के हितों के लिए या वोटों के लिए लगातार उन्होंने समझौते किए। उन्होंने कभी देश के लिए काम नहीं किया। उसका परिणाम था कि देश के अंदर, एक ही देश के अंदर दो प्रकार की धारा, दो प्रकार का विधान, दो प्रकार का संविधान, दो प्रकार के निशान और दो प्रकार के प्रधान होते थे। उसको सबसे पहले एक करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हुई है और मैं कहूंगा कि पूरे देश को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, सबको एक करने का काम। कहीं पहले नक्सलवाद था, कहीं आतंकवाद था, कहीं जिहाद था, कहीं तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी। कोई त्योहार आता था तो उससे पहले जो है हम लोग अलर्ट हो जाते थे कि बम विस्फोट न हो जाए। रेलवे में लोग यात्रा करते थे तो डर के सहम कर यात्रा करते थे। दिल्ली, बंबई जैसे बड़े शहरों में जाना भी नहीं सोचते थे कि ऐसे समय में 26 जनवरी आने वाली है, दीपावली आने वाली है, 15 अगस्त आने वाला है, होली आने वाली है, दशहरा आने वाला है। पहले से सावधान हो जाते थे। आज पूरे देश के अंदर ये सब समापन हो गया है, समाप्त हो गया है। देश पूरी तरह से मजबूत है। आज देश दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए, जहां हम 12वें नंबर की, 13वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात करी थी, उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी थी, तो कुछ लोग खिल्लियां उड़ाते थे उस समय, कहते थे भारत के अंदर कैसे हो पाएगा ये। आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी में होता है, किसी देश में होता है तो भारत के अंदर। तो उन्होंने तो कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, खोलने जा रहा हूं, खोलता जा रहा हूं। राहुल जी कह रहे हैं। देखिए, अब लोग बहुत समझदार हैं। देश को लोगों ने देखा है। देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक देश को पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है और भारतवर्ष के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग, कि मोदी जी का नेतृत्व लंबे समय तक इस देश को मिले, कि देश दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल उत्तराखंड के लिहाज से, यहां पलायन की समस्या बहुत ज्यादा है। खास तौर पर आप पहाड़ों पर ऊपर चले जाइए, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पलायन है और उसका वायदा आपने भी किया था सरकार में आने से पहले। ऐसी जगह जहां पर नौजवान रुकना नहीं चाहते, किसी अधिकारी की पोस्टिंग हो जाए तो कह देते हैं पनिशमेंट पोस्टिंग हो गई। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, पलायन एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो रोजगार भी है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने पलायन निवारण जो हमारा आयोग है वो बहुत सारे इस पर काम कर रहा है। हम लोगों को उनके स्थानों पर रोजगार दे पाएं, उनको स्वरोजगार से जोड़ पाएं, होम स्टे जैसी योजनाएं, हमारी जो पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजनाएं और हमारे स्वयं सहायता समूह, इन सभी को, और बिना ऋण के ब्याज देने की योजना, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए हमने 1,25,000 बहनों को अगले 3 सालों में लखपति बनाने का भी लक्ष्य लिया है। हम उस सब पर काम कर रहे हैं और सभी को साथ में लेकर कि लोग अपने अपने स्थानों पर बने। हमारे नौजवान युवा अब केवल रोजगार मांगने वाले न बने, रोजगार खोजने वाले न बने, आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। इसको लेकर जो हमारे 2 इनक्यूबेटर्स, एक हमारा अल्मोड़ा में हवालबाग में काम कर रहा है, एक हमारा कोटद्वार में काम कर रहा है। अल्मोड़ा वाले में जहां पिछले वर्ष आरबीआई से ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने 6 करोड़ रुपए का आरबीआई से ऋण लिया था और 1 साल के अंदर ही उसमें 3 गुना की वृद्धि हो गई। 20 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो ये धनराशि पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं कि तेजी से हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान सब इस क्षेत्र में जुड़ रहे हैं और वो जितनी तेजी से जुड़ेंगे, नौजवान जुड़ेंगे, माताएं बहनें आगे आएंगी, तो ये समस्या भी हमारी धीरे धीरे खत्म होगी। आप तो पहाड़ के हैं, आपको अनुभव ज्यादा है। राहुल गांधी जी को ठंड नहीं लगती, वो टी शर्ट पहनते। अब ये तो शोध का विषय है कि उनको ठंड क्यों नहीं लग रही है। अभी नहीं, आप कुछ सुझाव दे सकते हैं, आप कुछ बता भी सकते हैं। तपस्वी रूप है राहुल गांधी। देखिए, मैं एक सामान्य
व्यक्ति हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारी लीडरशिप है, वो अपनों के बीच में से होनी चाहिए, जो अपनों का जैसा लगे। ऐसा नहीं कि जिसको रात में दिन दिखाई नहीं लगे और दिन में रात दिखाई देने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी न्यूज 18 के इस मंच पर आने के लिए और 2025 तक उत्तराखंड कैसे देश में अव्वल बनेगा उस पर विजन रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुजारिश है आपसे मुख्यमंत्री जी, कुछ पल और हमें आपको देना होगा। आप प्लीज हॉल में हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताइए। बहुत कीमती है आपका वक्त, हमें पता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कुछ पल और आपको बिताना। और आपके लिए एक सरप्राइज भी। जी जी, प्रतीक जी बताएंगे। प्रतीक जी बताएंगे। सरप्राइज भी है आपके लिए और बस बैठे रहिएगा। सरप्राइज बता दिया जाए तो फिर तो खत्म हो जाता है। दिखा देंगे हम आपको सीधा सरप्राइज। आप कुछ देर बैठे और मैं चाहूंगा कि वो एक जादू होने वाला है, जादू होने मैजिक, हाँ, इस मंच पर जी। बस कुछ पल का और इंतजार। यहाँ थोड़ा सा हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट। फ्लोर मैनेजर प्लीज फ्लोर मैनेजर को भेजिए। तो ये सेशन काफी महत्वपूर्ण रहा मीनका। पहाड़ की हमने बात की, 22 साल का उत्तराखंड हो गया है, 25 साल का जो विजन रखा है उसके लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से प्रयासरत है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ किया गया। जोशीमठ पर हमारी सरकार गंभीर है, तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि हमने 3 साल का संकल्प लिया है, तुष्टीकरण का हमने कोई काम नहीं किया। और इसी के साथ ही धर्मांतरण उत्तराखंड में घुन की तरह है और धर्मांतरण के खिलाफ में सख्त कानून बनाया गया। तो भू कानून। बहुत ही अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से न्यूज 18 की ओर से शुभकामनाएं। जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है उत्तराखंड की सरकार, उस लक्ष्य को हासिल कर सके। राइजिंग उत्तराखंड हमारा ये मंच जो सबसे बड़ा मंच है और यहां से एक सार्थक पहल, सार्थक चर्चा उत्तराखंड राइज करता रहे इसी दिशा में। और इसके लिए जो सरकार ने विजन रखा है उत्तराखंड राइजिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सभी विभागों का अपना अलग रूट मैप है, हमने 3 साल का संकल्प लिया है और इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि यूसीसी पर हम काम कर रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है। यूसीसी के लिए जनता ने हमें वोट दिया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे थे, उनको आपने सुना। तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पर उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से रोड मैप रहेगा आगे। उसके लिए तारीफ करके इसी मंच से बोल के चले गए वो। लेकिन लगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए धामी जी को इतनी चिंता की क्या जरूरत है? देखिए, मैं एक बात आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं कि एक तो यूसीसी ये हमारा कोई तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। हम तो उस पर काम करने वाले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जो यूसीसी है ये हमने इस चुनाव में केवल वोटों की राजनीति के लिए ये सब नहीं किया है। हमने जब ये यूसीसी का मैं प्रस्ताव लेकर आया था, मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जब ये प्रस्ताव रखा था तो उस समय, उस दिन की भी मुझे डेट याद है, 12 फरवरी 2022 को। और मैंने कहा कि ये हमारा प्रदेश गंगा का प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा यमुना जी का प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा देवभूमि है, ये प्रदेश हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा धर्म,
संस्कृति, अध्यात्म और योग और शांत इसकी शांत और प्रदेश है। यहाँ की एक अपनी मैं कहूं कि संस्कृति है, यहाँ की अपनी एक शांत कानून व्यवस्था है। तो यहाँ रहने वाले और सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। ये भी सही है। तो हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये हम किसी के अहित के लिए नहीं लाए हैं, हम तो सबके हित में ये कानून लेकर आए हैं। और यह इस आम चुनाव से पहले जो 2022 का आम चुनाव हुआ, इस चुनाव से पहले हमने इस बात को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है, हमको बहुमत दिया है कि नहीं आप इस काम को करिए। और हमने सबसे पहला काम सरकार बनने के बाद कोई किया है तो यूसीसी कमेटी गठित करने का काम किया है। तो सेंटर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया, यूपी सरकार ने जमानत का किया विरोध। आशीष के वकील ने